हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार कहानी और कहानी विधा को समझ रहे हैं। विशेष करके अलग अलग कहानियाँ जो पाठ्यक्रम में शामिल है। हमने जब कहानी पढ़ने की शुरुआत की थी तब राजेंद्र यादव के द्वारा बनाई गई एक सिनॉप्सिस, एक थ्योरी हमारे काम आती है कि इस दौर की ये कहानियाँ कि अगर श्रेणी विभाजन किया जाए तो पहला श्रेणी विभाजन उन्होंने बताया कि पितृवर्ग के प्रति वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि, ऐसी कहानियाँ जिनमें परंपरा के प्रति श्रद्धा की भावना धीरे धीरे दया में बदलती हुई दया उदासीनता और फिर उपहास में बदल जाती है। ऐसी कहानियों में एक और जिंदगी, जीप की दावत, बिरादरी बाहर कहानियाँ शामिल है। दूसरी श्रेणी का विभाजन उन्होंने किया कि टूटे हुए पुरुष वर्ग में दुनिया की भागदौड़ में खोए हुए से लेकर अपने प्रारब्ध के प्रति समर्पित आदमी की आपसी संबंधों के दबे घुटे बदलते स्वर मुखरित करने वाली कहानियाँ हैं। एक और जिंदगी और ज़ौक़, जो हाल ही में हमने पढ़ा है पूरी तरह से कई वीडियो व्याख्यान के तहत, जिसकी श्रेणी में ही एक और जिंदगी को भी हम देखेंगे। इसके अलावा कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं। इस तरह से हम देखेंगे कि एक और जिंदगी के रचनाकार मोहन राकेश की रचना संसार और क्या है और ये किस तरह के रचनाकार है, ये समझ लेना इसलिए ज़रूरी है कि नई कहानीकारों में इनका खास विशेष स्थान रहा है। 3 ऐसे कहानीकार, इनके अलावा 2 राजेंद्र यादव और कमलेश्वर और भी अन्य, ये रचनाकार नई संवेदना और चेतना को उजागर करते। नए बादल कहानी संग्रह में खासकर स्त्री पुरुष संबंधों में बदलाव की कहानी है। आप ये देख सकते हैं कि स्त्री पुरुष संबंध की जब बात की जाती है तो यही संबंध नहीं होता, बल्कि युवक और युवती यदि अविवाहित होकर एक साथ रहते हैं तो इस बात को समाज कभी स्वीकार नहीं करता या किसी और नज़रिए से देखता है। ये कहानियाँ परिवेश के दबाव से उत्पन्न कड़वाहट को झेलने वाले नायक की और इसके बावजूद परिवेश से जुड़े रहने की सार्थकता अनुभव करते हैं, और वे परिवेश की निरर्थकताओं से आहत होकर भी सार्थकता की खोज में लगे रहते हैं। आपका पहला संग्रह इंसान के खंडर नाम से आता है। इस संग्रह में जो कहानियाँ हैं उसमें कच्चापन हो सकता है, जुमलेबाजी लग सकती है। फिर आता है दूसरा संग्रह नए बादल। इस संग्रह की कहानियाँ आस पास के जीवन सत्यों को उजागर करने वाली है। इसके बाद और कहानी संग्रह आते हैं जानवर, फौलाद का आकाश, और फिर आता है एक और जिंदगी। इनमें कुछ खास उल्लेखनीय कहानियाँ रही सुहागिने, वारिस, मिसपाल और एक और जिंदगी की हम चर्चा कर रहे थे। फिर पुनः इसे मूल्यांकन करते हुए कि ये वैवाहिक जीवन की समस्याओं से जूझने वाली कहानी है, जिसमें प्रकाश यानी कहानी का नायक एक दबंग पत्नी से महज 3-4 महीने में संबंध विच्छेद कर लेता है और अलग हो जाते हैं। उनके बीच में एक बच्चा आता है।
फिर भी वो तलाक ले लेते हैं। और एक दिन वो आता है जब वो साथ रह ही नहीं पाते, तब वो सोच विचार करके एक मित्र की बहन से शादी कर लेते हैं, ये सोच करके कि जो पहली वाली अभिमानी थी, व्यक्तित्व को महत्व दे रही थी, तो उसके विपरीत एक दूसरी सीधी सादी लड़की को देखते हुए शादी करते हैं। लेकिन वो भी अर्ध विक्षिप्त निकलती है, उससे ऊब कर वो पहाड़ पर घूमने निकल जाते हैं, जहाँ पर उसे वह बीना मिलती है अपने बेटे के साथ। यहाँ पर 2 बार मुलाकात होती है और इनके बीच का वो द्वंद्व उभर करके आता है। वो दूरियां बनी रहती है, लेकिन दूसरी मुलाकात में वो दूरियां जैसे कुछ पटती हुई नज़र आती है और माध्यम बनता है वो बीच में रहने वाला, जो बीज के रूप में पैदा हुआ पलाश। हम एक और जिंदगी शीर्षक के बतौर अगर गौर करें तो ये दोहरे अर्थ रखती है। पहला, एक के बाद दूसरी शादी करने का अर्थ निकल के आता है, जिसमें वो दूसरी ज़िंदगी जीने का अवसर मिलता है। दूसरा अर्थ है कि बीना से तलाक होने के बाद भी उससे राग होने के पीछे केवल बेटा ही नहीं, अपितु निर्मला से पत्नी प्रेम का नहीं मिल पाना, पहली से निराश होकर के दूसरी से करता है, वो दूसरी से भी बुरी तरह से निराश होता है कि उसमें पत्नीत्व नाम की कोई खासियत नहीं मिलती, बल्कि अर्धविक्षिप्त पागल जिसे होना चाहिए था मानसिक अस्पताल में, वो शादी कर दी जाती है, बांध दी जाती है उससे। पुत्र का प्रेम अदृश्य भाव से घनीभूत होता है और निर्मला से मिला कटु अनुभव कहानी के शीर्षक को सार्थक करता है। हम एक बिंदु से और अध्ययन कर सकते हैं, प्रकाश और पलाश। पलाश प्रकाश का बेटा है, जो जन्म भी उसकी अनुपस्थिति में लेता है, लेकिन मुलाकात होती है, उसकी उंगली पकड़े हुए माँ की, वो नजर आता है और वो उसे देखने के लिए, मिलने के लिए लालायित होता है। पलाश माँ की छाया में पलता है और प्रकाश से मिलने में दुविधाग्रस्त दिखाई देता है। दुविधाग्रस्त होने के पीछे कारण था बीना का दबंग व्यक्तित्व। उस व्यक्तित्व में पलाश जैसे दब करके रह जाता है। इसका एक उदाहरण है कि पलाश अक्सर जब भी प्रकाश से मिलता है तो तुतला करके बोलता है। दोनों माँ, पिता और बेटे में जब संवाद होता है तो पिता पूछता है कि तुम इतने बड़े होकर भी तुतला करके क्यों बोल रहे हो? तो वो जवाब देता है कि माँ कहती है। माँ ऐसा कहने के पीछे उसका कारण है कि वो पिता की आदतों, व्यवहार और उसकी कोई भी हरकत की छाया उस पर न पड़े, वो उसे दूर रहने के लिए बाध्य करती है, इसलिए कम से कम समय के लिए उसे उसके पास छोड़ती है। और पलाश दोनों के फासलों को दूर करने का एक बड़ा माध्यम बनता है। वह माध्यम ही नहीं है, केंद्र बिंदु भी है कि दोनों की निगाह में वो है। बीना भी जी रही है तो पलाश के लिए, और प्रकाश बीना से नहीं, पलाश से मिलने के लिए आतुर है। लेकिन दोनों के लिए वो पलाश माध्यम बनता है। किस तरह से? पलाश एक ऐसा माध्यम है जो दोनों विपरीत ध्रुवों को जोड़ रहा है। दोनों अलग हो चुके हैं, अलग होने के उनके अपने अपने कारण रहे, व्यक्तित्व रहा, विचारधारा रही। और जब भी पहली बार वो मिलते हैं तो बीना की नज़र प्रकाश से नहीं मिलती,